दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में। ज्ञानोस्फीयर एडू पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो 11वीं क्लास है उसमें वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें अपन ने एनर्जी तक बातों को डिस्कस कर लिया था। आज अपन पावर की बात करते हैं और पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, शक्ति, पावर, पी से इसको डिनोट करते हैं और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, शक्ति। ठीक है, सबसे पहले अपन शक्ति को डिफाइन करें तो सिंपल सी सीधी सी बात कहें कि कार्य करने की दर। अपन पढ़ते ही आए हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको P से डिनोट करते हैं और P इक्वल्स टू डी और डी टी, और ये क्या हो गया दोस्तों, W हो गया। P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, लेकिन अपन को ये पता नहीं कि भाई दर क्या है। कि जैसे मान लो आपके पास में एक मशीन है, दो मशीन है, एक अच्छा काम कर रही है और एक थोड़ा कम अच्छा काम कर रही है, तो उनको अपन किससे मेजर कर सकते हैं, शक्ति से अपन मेजर कर सकते हैं। तो ध्यान देने की बात क्या है, देखिए कि जब अपन कहीं भी शोरूम में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब अपन गाड़ियां खरीदते हैं तो अपन जाते ही गाड़ी वाले को पूछते हैं कि भाई इसका इंजन कितना सीसी है। इंजन, इसका मतलब क्या है कि इंजन की कैपेसिटी के आधार पे अपन उस गाड़ी को क्या करते हैं, हायर करते हैं, लेते हैं। तो वो चीज़ किसको शो करती है, शक्ति को ही शो करती है। तो देखो एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कार या जीप खरीदते समय इंजन की अश्व शक्ति में रुचि रखते हैं। अश्व शक्ति का मतलब है, अश्व का मतलब घोड़ा, घोड़े जैसी शक्ति। कैसी, घोड़े जैसी शक्ति। कि एक कार और जीप अपन खरीदते हैं तो अपन अश्व शक्ति में इंटरेस्टेड रहते हैं, और वैसे अश्व को शक्ति को भूल ही गए लोग। जैसे कितने एचपी की पावर, जैसे मान लो आपने मोटर रखी है तो कितने एचपी की मोटर रखी है। अब एच का मतलब हॉर्स पावर से ही है, जैसे 7 एचपी है, 4 एचपी है, 3 एचपी है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हॉर्स पावर से, अश्व शक्ति से। ठीक है ना। हाँ, अधिक अश्व शक्ति वाला इंजन, अधिक अश्व शक्ति वाला इंजन, अधिक अश्व शक्ति वाला इंजन मोटर गाड़ी को त्वरित करने में सबसे अधिक प्रभावी होता है, सबसे अधिक प्रभावी होता है। यानी जिस इंजन की अश्व शक्ति ज़्यादा होगी वह इंजन उस गाड़ी को त्वरित करने में क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो शक्ति, पावर, कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहलाती है। P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, जहाँ W क्या है, कार्य, W क्या है दोस्तों, कार्य है, और D अपॉन डी टी क्या है, परिवर्तन की दर है। ठीक है, या समय के सापेक्ष कार्य में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। विद्युत की अपन बात करें तो विद्युत शक्ति हो जाएगी। एक कार या जीप खरीदते समय अपन को इंजन की अश्व शक्ति ध्यान में रखनी चाहिए, और अपन रखते हैं ही। और अधिक अश्व शक्ति वाला इंजन मोटर गाड़ी को ज़्यादा वेलोसिटी से या ज़्यादा त्वरित करने के काम में सबसे अधिक क्या होता है, कार्य करता है, प्रभावी होता है। ठीक है, अब देखो शक्ति को अपन दो तरह से, एक तो औसत शक्ति, औसत शक्ति होगी, एवं दूसरी जो शक्ति है वो है तात्क्षणिक शक्ति। औसत शक्ति को अपन डिफाइन करें तो देखिए औसत शक्ति बराबर क्या होगा, औसत शक्ति की परिभाषा अपन को याद रखनी है। औसत शक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, किया गया कुल कार्य बटे इस कार्य को करने में लगा समय अंतराल, कार्य करने में लगा समय। ठीक है, किया गया कुल कार्य, इसको अपन और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं,
गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन बटे परिवर्तन करने में लगा समय, परिवर्तन करने में लगा कुल समय, यानी ये औसत शक्ति है, ये किया गया कुल कार्य बटे कार्य करने में लगा समय बराबर ये है, बराबर इसको अपन ये बराबर है किया गया कुल कार्य और कार्य ऊर्जा पर में से अपन जानते हैं कि किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन के बराबर होता है। लगा समय ये है, ठीक है। अब यदि डेल्टा टी समय अंतराल में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू हो तो, ठीक है, डेल्टा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू हो तो औसत शक्ति को अपन कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, P इक्वल्स टू या P एवरेज लिख दो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। या अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, W2 माइनस W1 बटे T2 माइनस T1, ये हो गई अपनी औसत शक्ति, ठीक है। और इसको अपन तात्क्षणिक शक्ति का मतलब है किसी समय विशेष पर, क्या है, किसी समय विशेष पर जो शक्ति है उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, तात्क्षणिक शक्ति कहेंगे। यानी P तात्क्षणिक इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगी, औसत शक्ति। तो ये क्या आ जाएगी दोस्तों अपने पास में, तात्क्षणिक शक्ति आ जाएगी। यानी इंप्लाइज दैट P इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। यानी ये अपनी क्या है, कार्य करने की दर, इसको अपन ने क्या कहा है, तात्क्षणिक शक्ति कही है। यानी किसी क्षण विशेष पर या किसी समय विशेष पर वस्तु की या इंजन की शक्ति, समय विशेष पर शक्ति क्या कहलाती है, तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। हाँ, और कई बार बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें अपन को ये जानना आवश्यक नहीं है कि कुल कितना कार्य किया गया है या बल्कि कितनी शीघ्रता से कार्य किया गया है। भाई अपन कई बार जैसे कार्य कर लिया तो अपन ये नहीं देखते कि भाई कितने समय में काम पूरा हुआ है, ठीक है ना। तो कई बार सिचुएशन अपन को शक्ति से देखना ही पड़ता है कि भाई क्या कंडीशंस है इसकी। जैसे 2 HP की मोटर लगाओगे, 3 HP की लगाओगे, हॉर्स पावर होते ही क्या है, उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके बारे में है, शक्ति के बारे में है। और कैसे डिफाइन करें, देखिए शक्ति P बराबर क्या हो गया दोस्तों, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। P बराबर क्या हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो अपन इसको कहें तो P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। डी डब्ल्यू की अपन बात करें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, एफ डॉट डी आर। तो P बराबर क्या है, एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी, या इसको अपन लिख सकते हैं P बराबर एफ और डॉट डी आर अपॉन डी टी अपन लिखें तो P बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी। यानी क्या हो गया, बल और वेग का अदिश गुणनफल। क्या हो गया, बल और वेग का अदिश गुणनफल। तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तात्क्षणिक शक्ति किसी क्षण पर बल तथा वेग का क्या है, अदिश या डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल है। क्या है दोस्तों, वेग तथा बल तथा वेग का क्या है, अदिश गुणनफल है, ठीक है। अब और कैसे डिफाइन करें, P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। इसका मात्रक अपन देखना चाहें या P बराबर W अपॉन टी, तो भी ये भी क्या है, शक्ति है। यहाँ से यदि अपन देखिए ध्यान से कि T बराबर अपन 1 सेकेंड कर दें, ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W, ठीक है। या T बराबर 1 सेकेंड कर दें, देखिए ध्यान, T बराबर अपन 1 सेकेंड कर दें और W बराबर क्या कर दें, 1 जूल कर दें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे सेकेंड,
क्या हो जाएगा 1 जूल बट्टे सेकंड, यानी और जूल बट्टे सेकंड को अपन क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। क्या कहेंगे, वाट कहते हैं, यानी जूल प्रति सेकंड। या जब कार्य अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जब कार्य जूल में तो प्रति सेकंड किया गया कार्य, यदि कार्य जूल में हो तथा टी सेकंड में हो, अपन ये लिख सकते हैं यदि कार्य जूल में, यानी कार्य का एम केस मात्र क्या होता है, जूल होता है। यदि कार्य जूल में तथा टी सेकंड में हो तो अपन क्या कहेंगे, हो तो जूल बटे सेकंड या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड होती है। जूल प्रति सेकंड शक्ति का एमकेएस या एसआई, एमकेएस या एसआई मात्रक होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, वाहनों और इंजनों के लिए वाहनों कोमा इंजनों, ठीक है, और जो अपनी मोटर्स आती हैं, मोटरों की शक्ति को अश्व शक्ति में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, शक्ति को अश्व शक्ति में मापा, अश्व शक्ति में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है दोस्तों, अश्व शक्ति में मापा जाता है। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, यानी 1 HP इक्वल्स टू कितना होता है, 746 वाट होता है। इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है, याद करोगे, ठीक है। ताक्षणिक शक्ति का अपन ने डिफाइन कर दिया, P बराबर W/dt, और ये अपने पास में आएगा, ये ताक्षणिक शक्ति है। किसी भी प्रकार की कार्य हो, जैसे यांत्रिक हो, विद्युत हो, उसमें आदि में शक्ति को अपन काम में लेते ही लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा सिस्टम भी अपने पास में जिसमें द्रव्यमान क्या हो रहा हो, परिवर्तित हो, ठीक है। तो परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए, परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए देखो, परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए कि द्रव्यमान क्या हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, तो F बराबर क्या होता है दोस्तों, dP/dt। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। ये शक्ति नहीं है, ये संवेग, या P यहां क्या है, संवेग, शक्ति नहीं है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है, ठीक है। अब यदि m द्रव्यमान का कण है, वो v वेग से मूव कर रहा है, तो mv क्या होगा, उसका संवेग होगा। यदि कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से मूव कर रहा है तो उसका संवेग क्या होगा, F बराबर dP/dt। तो F बराबर d और dt, और P बराबर क्या हो गया दोस्तों, mv, ठीक है। अपन बोल रहे हैं कि द्रव्यमान भी परिवर्तित हो रहा है और वेग भी परिवर्तित हो रहा है। तो एक बार अपन क्या करेंगे, m को छोड़ेंगे v का अवकलन, प्लस v को छोड़ेंगे m का अवकलन। एक बार m को छोड़ेंगे v का अवकलन और एक बार v को छोड़ेंगे m का अवकलन। अब यहां पर अपन दो कंडीशन लेंगे। यदि, पहली बात तो क्या है, यदि v नियतांक हो, क्या हो, v नियतांक हो, यहां v का मतलब क्या है, वेग से, v नियतांक हो, तो v का अवकलन 0, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर होगा v dm/dt। v नियतांक हो तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर v dm/dt, और F बराबर v dm/dt हो गया दोस्तों। तो P बराबर अभी अपन ने पढ़ा है, सॉरी, P बराबर F.v, ठीक है। और इसको अपन करें, v का मान है v dm/dt और डॉट v, ठीक है भाई। और इसको अपन करें तो ये क्या हो जाएगा, v² dm/dt। किसके लिए, जब v का मान क्या हो दोस्तों, नियत हो। तो अपने पास में क्या आ गई, शक्ति आ गई।
शक्ति बल और वेग का क्या है, अदिश गुणनफल। शक्ति क्या है, बल और वेग का अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो P अपन क्या कहेंगे, शक्ति क्या होती है भाई, अदिश राशि होती है। शक्ति एक अदिश राशि है, या शक्ति है वो एक अदिश भौतिक राशि है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात क्या होगी, शक्ति का एसआई मात्रक अपन ने डिफाइन कर लिया। शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक है, क्या होता है, जूल बटे सेकंड। याद रखोगे, रटोगे इसको, जूल बटे सेकंड, ठीक है। और जूल बटे सेकंड को अपन क्या कहते हैं, वोट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वोट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मैं क्लियर कर देता हूं, kWh शक्ति का मात्रक नहीं है। kWh किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। अपने घर की जो यूनिट होती हैं वो kWh में होती हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। kWh किसका मात्रक नहीं है, शक्ति का मात्रक नहीं है, वाट शक्ति का मात्रक है। और वाट का मतलब है जूल बटे सेकंड। कई बार वाट इंटू सेकंड आता है, तो वाट इंटू सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। यहां से देखिए, जूल बटे सेकंड बराबर वाट, तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकंड। इस बात का आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। विमा, शक्ति की विमा, तो देखो P बराबर, P की विमा बराबर W अपॉन T की विमा। W क्या है, कार्य, तो कार्य की विमा क्या है, m1 L स्क्वायर T-2 और बटे T का T ऊपर जाएगा तो शक्ति की विमा क्या होगी, m1 L स्क्वायर T-3, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि शक्ति की विमा में टाइम का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो -3 घात का कंट्रीब्यूशन है। दूरी का 2 स्क्वायर घात का कंट्रीब्यूशन है, और द्रव्यमान का कितना है, 1 घात का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और एक जो मोस्टली जो इंजन है, कि कौन सा इंजन अच्छा काम कर रहा है, कौन सी मोटर अच्छा काम कर रही है, किस हिसाब से काम कर रही है, उस चीज़ को अपन किस में मापते हैं, अश्व शक्ति में मापते हैं। तो इसको आप याद रखोगे, एक अश्व शक्ति बराबर 746 तो होता है वाट, याद रखोगे। और एक नई चीज़ है, वो क्या है, FPS, और वो कितनी है, 550 फुट पाउंड सेकंड। इसको याद नहीं रखते हैं बच्चे, और यही पूछ लिया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट या 550 फुट पाउंड और सेकंड। क्या है, 550 फुट पाउंड इंटू सेकेंड। ये है किस में है, FPS में। किस में मात्रक है ये, फुट पाउंड और सेकंड। जो तीसरी अपनी मात्रक पद्धति है उसमें शक्ति को मेजर किया गया है 550 फुट पाउंड इंटू सेकेंड में इसको मेजर किया गया है। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो अपन को ऑलरेडी शक्ति के बारे में पता है, 10वीं क्लास से अपन ये बातें पढ़ते आ रहे हैं। बस यहाँ मोस्टली जो बात है वो क्या है, एक औसत शक्ति है और दूसरी तात्क्षणिक शक्ति है। औसत शक्ति क्या है, किसी इंटरवल में अपन डिफाइन कर रहे हैं शक्ति को, ठीक है। शक्ति जो इंजन वगैरह होते हैं, जैसे गाड़ियों के इंजन है, कितने HP की हॉर्स पावर है, कितने HP का टॉर्क उत्पन्न करती है, वो सारी डिपेंड करती हैं अश्व शक्ति की। अब देखिए शक्ति का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, कि भाई शक्ति को अपन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। हाँ, विद्युत शक्ति का आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण कैसे करें। पहला ग्राफ क्या है भाई, शक्ति और समय के बीच में ग्राफ। किसके बीच में है, शक्ति और समय। ये P है, शक्ति पावर, P का मतलब संवेग नहीं है, शक्ति, शक्ति लिख देता हूं, शक्ति। और ये किस में है, समय में, ठीक है भाई। और ग्राफ कैसे है, इस हिसाब से। अब अपन को क्या करना है कि ये समय में है तो अपन इस पे 2 परपेंडिकुलर एक्सिस डाल लेते हैं। तो ये यहाँ से देखिए और ये यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये जो समय अंतराल है वो क्या है दोस्तों, dt है। समय अंतराल क्या है, dt। तो इस समय अंतराल के लिए मैं वर्क यदि डिफाइन करना चाहूँ तो देखो ये शक्ति, तो ये तो क्या आ जाएगी शक्ति, और ये क्या आ जाएगा समय, यानी एक हो जाएगी लंबाई, एक क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ से मैं डिफाइन करूँ तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p इंटू dt।
देख लो P बराबर क्या होता है dw/dt, लेकिन यहाँ dw क्या है P × dt, यानी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो लंबाई गुना चौड़ाई। dw बराबर एक पर्टिकुलर इस लाइन के लिए dw बराबर स्मॉल कार्य हो गया, और पूरा यदि कार्य अपन लिखें, इस पूरा एरिया अंडर द कर्व लिखें अपन, तो w बराबर क्या हो गया दोस्तों इंटीग्रेशन dw और इंटीग्रेशन P × dt। ये अपन किसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो शक्ति और समय के ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको शो करेगा, कार्य को व्यक्त करता है, ध्यान रखोगे। ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ क्या है कि कार्य और समय का ग्राफ किस किस में है, कार्य, और ये कार्य है इधर, और ये किस में है भाई, समय में ग्राफ। और ग्राफ कैसा है, इस हिसाब से ग्राफ कैसे आ गया, इस हिसाब से आ गया। तो ये पॉइंट अपन लें और इस पॉइंट पे मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। क्या खींच देते अपन, ये स्पर्श रेखा खींच दी। क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है भाई। ये स्पर्श रेखा अपन ने खींच दी और इस पॉइंट को ये छू रहा है, इसको ये अपन ने बना लिया, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और इसका इस एक्सिस के साथ में कोण क्या बना, थीटा बन गया, ठीक है। तो कार्य और समय में है, तो ये देखो tan थीटा अपन निकालेंगे तो लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या कार्य, आधार क्या है समय। तो P ताक्षणिक शक्ति को डिफाइन करेगा, ताक्षणिक शक्ति किसी समय t पर, किसी समय t पर, ये क्या है दोस्तों, ताक्षणिक शक्ति है। तो क्या हो जाएगा, P बराबर dw/dt, ढाल आ गया, क्या गया, ढाल, और ढाल का मतलब क्या है, tan थीटा, क्या है, tan थीटा है। यानी कार्य और समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ताक्षणिक शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ताक्षणिक शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये तो अपने पास में ऐसा ग्राफ है। नेक्स्ट तीसरा जो ग्राफ है दोस्तों वो किस हिसाब से आ जाए, ये तो ताक्षणिक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है इसने। नेक्स्ट अपने पास में ग्राफ आ जाए ऐसे, ठीक है। ये कार्य और ये समय, ठीक है। और कैसा आ जाए ग्राफ, इस हिसाब से आ जाए, कर्व टाइप आ जाए, ठीक है। जिसमें दो समय अंतराल, एक तो ये दे दिया अपन को, ये t, इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इसको अपन ने मिला दिया एक सीधी रेखा, और यहाँ से इस पे ये और ये, ठीक है। तो यहाँ दो कार्य डिफाइन अपन ने कर दिए, यानी ये क्या है, एक W1 एक W2, यानी डेल्टा W, या W2 और ये क्या है W1, ठीक है। और ये क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा T, क्या हो गया, डेल्टा T। तो ये तो समय अंतराल डेल्टा T हो गया, और ये कार्य क्या हो गया, डेल्टा W। तो यहाँ अपन जो डिफाइन करेंगे वो क्या है, औसत शक्ति। क्या डिफाइन करेंगे, औसत शक्ति, P एवरेज या P। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा W/ΔT, या W2 - W1 बटे T2 - T1 बराबर डेल्टा W/ΔT, ठीक है। ये तो देखो पहले ग्राफ में तो क्या है, एरिया अंडर द कर्व, किस किस का है भाई, शक्ति और समय। शक्ति और समय के बीच में यदि ग्राफ है तो उसका क्षेत्रफल किसको शो करता है, किए गए कार्य को, ठीक है। कार्य और यदि समय में ग्राफ ऐसे हैं तो इस ग्राफ का जो ढाल है वो किसको शो करेगा, ताक्षणिक शक्ति को, जो अपन को याद रखना है। ढाल, जब ढाल की बात आए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जब ढाल की बात आए तो किसको शो करेगा दोस्तों, ताक्षणिक शक्ति को। और जब ऐसे ग्राफ आए और ऐसे हों तो ये किसको शो करेगा, एवरेज शक्ति को, या P के ऊपर बार का निशान लगा के भी आप एवरेज शक्ति को डिनोट कर सकते हो। और इसमें यदि ये जो समय अंतराल है, ये समय अंतराल है दोस्तों, कैसा हो जाए, ये हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम हो जाए। ये तो क्या है, दो समय अंतराल, एक ये जो घटना है वो दो समय अंतरालों के बीच की घटना है, इसलिए अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, औसत शक्ति। और ये क्या है, एक फिक्स टाइम पर है, तो ये किसी समय विशेष पर जो शक्ति होगी दैट इज ताक्षणिक शक्ति। और दो समय अंतराल के बीच की जो कार्य की जो घटना है इसको अपन क्या किससे डिफाइन करेंगे, औसत शक्ति से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब क्या बात होगी, यहाँ से अपन यदि बात को क्लियर करें तो ये इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि शक्ति समय का लेखा चित्र, ये जो ग्राफ है इसको मैं लिख सकता हूँ शक्ति समय का लेखा चित्र। शक्ति समय का लेखा चित्र के मध्य घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल, शक्ति समय, ये तो शक्ति और ये समय का लेखा चित्र, यानी ये के मध्य का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा
किसको शो करता है? क्षेत्रफल कुल किए गए कार्य को व्यक्त करता है। क्षेत्रफल कुल किए गए कार्य को व्यक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। कार्य समय वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा खींचने पर स्पर्श रेखा का ढाल, ये दूसरा पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। स्पर्श रेखा का ढाल किसको बताता है भाई? स्पर्श रेखा का ढाल ताक्षणिक शक्ति को व्यक्त करता है, ताक्षणिक शक्ति को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, इंपॉर्टेंट बात होगी। और तीसरा क्या है? कार्य समय वक्र, ये रहा। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि कार्य समय, कार्य समय, कार्य समय वक्र, कार्य समय वक्र पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली, वक्र पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल किसको शो करता है? औसत शक्ति को बताता है, औसत शक्ति को बताता है। ये भी क्या है? जैसे ये त्रिभुज है तो ये लंब और ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा ही होता है, जो औसत शक्ति है, ठीक है। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल इन दोनों बिंदुओं के मध्य किए गए औसत शक्ति को बताता है, ठीक है, जिसको अपन शो कर रहे हैं। ये तीन प्रकार के डायग्राम, ये दो है, ये सेकंड, और ये दोस्तों कौन सा है? थर्ड, तीसरा चित्र ये है। तो तीन चित्र मतलब शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों अपने पास में जैसे कोई इंजन है और उसकी दक्षता, तो दक्षता हमेशा आप जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो चाहे किसी भी चीज़ की दक्षता हो, आउटपुट बटे इनपुट। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो बहुत होशियार है, कैसे पता चले भाई कि उसके अच्छे परसेंटेज आए? और अच्छे परसेंटेज कैसे आएंगे? जब कोई अच्छा टीचर उसको गाइड करे, अच्छे पढ़ाए, तो आपने जो इनपुट दिया उसके कंपैरिजन में आउटपुट कितना आया, तो वो क्या कहलाती है? एफिशिएंसी, दक्षता, ठीक है। तो दक्षता, नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है दक्षता, एफिशिएंसी, ठीक है। और वो क्या कहलाती है? मशीन की दक्षता, ठीक है। 100% तो होती नहीं, तो मशीन की दक्षता अपन क्या कहेंगे? दक्षता, मशीन की दक्षता को कैसे डिफाइन करते हैं? नीटा से डिफाइन करते हैं। नीटा भी बोलते हैं कई बच्चे, ईटा भी बोलते हैं। कि किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे निवेशी ऊर्जा, या नीटा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? पी आउट अपॉन पी इनपुट, ठीक है, या डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना। अपन को यहां चीज ये ध्यान में रखना है कि जब भी अपन मशीनों की बात करें कि मशीनों का निर्माण ऊर्जा को लाभकारी कार्य में परिवर्तन हेतु किया जाता है। ऊर्जा को अपन लाभकारी कार्य में परिवर्तित, मशीनों का निर्माण क्यों किया जाता है? मशीनों का निर्माण ऊर्जा में लाभकारी परिवर्तन, लाभकारी परिवर्तन हेतु किया जाता है। मशीनों का निर्माण ऊर्जा को लाभकारी कार्य में, ऊर्जा को लाभकारी कार्य में परिवर्तन हेतु या परिवर्तन करने के लिए बनाया जाता है, बनाया जाता है। किंतु घर्षण के कारण मशीन द्वारा किया गया कार्य सदैव मशीन को दी गई ऊर्जा से कम होता है। किंतु घर्षण के कारण मशीन द्वारा किया गया कार्य मशीन को दी गई ऊर्जा से कम होता है, ठीक है ना।
तो इसको अपन कह सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल सी डेफिनेशन, आउटपुट अपॉन इनपुट। और ईटा है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, ईटा इज नॉट पॉसिबल, 100% पॉसिबल, संभव नहीं है, संभव नहीं है। दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी है जो अपन को 100% क्या दे, एफिशिएंसी की कार्य दे दे। तो ये सिंपल बातें किसके बारे में थी दोस्तों, शक्ति के बारे में सिंपल बातें थी, ठीक है, जिसको अपन लोग रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, इतना कोई विशेष ये नहीं है। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन शक्ति के लिए करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक m द्रव्यमान का पिंड, एक m द्रव्यमान का पिंड, एक m द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु से एक m द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु से विरामावस्था से प्रारंभ होकर अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश नियत शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियत शक्ति P, नियत शक्ति P से गति करता है, नियत शक्ति P से गति करता है, शक्ति P से गति करता है। एक m द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु से विरामावस्था से प्रारंभ होकर, मूल बिंदु पर है, विरामावस्था से प्रारंभ हो रहा है, अक्ष के अनुदिश नियत शक्ति P से गति करता है। याद कीजिए, पहला है क्या है भाई, वेग समय संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग समय संबंध याद करना है कि वेग में और समय में क्या संबंध होगा। दूसरा क्या है, दूरी समय में संबंध, 3 क्वेश्चन हो गए ये, दूरी समय में संबंध, और इसको डायरेक्ट आप याद रखोगे, हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाए। और तीसरा क्या है दोस्तों, वेग दूरी संबंध, वेग और दूरी में संबंध अपन को याद करना है, ठीक है। अपन जान क्या रहे हैं, शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें कि किसके बारे में संबंध है भाई, मूल बिंदु से ये प्रारंभ हो रहा है, वेग और समय में, ठीक है भाई, किसमें, वेग और समय में अपन को ग्राफ करना है। तो अपन जानते हैं शक्ति की परिभाषा से, शक्ति की परिभाषा से, शक्ति की परिभाषा से P बराबर क्या है, F डॉट V। अपन मान रहे हैं कि बल उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में वेग है, इसका मतलब एफ वी थीटा बराबर 0, तो P बराबर क्या हो गया दोस्तों, F इंटू वी हो गया। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, ma, ठीक है। और F बराबर m, a का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, dv अपॉन dt हो गया भाई। ये मान यहाँ पुट किया तो P बराबर क्या हो गया भाई, m dv अपॉन dt और किंटू आ गया v आ गया, इंटू क्या आ गया, v आ गया, ठीक है। अपन को संबंध वेग और समय में कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ वेग आ गया और समय लेना है, उसमें चाहे शक्ति आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको अपन एडजस्ट करें, तो देखो इसको अपन ने एडजस्ट किया तो P अपॉन m बराबर v dv अपॉन dt, इसको वज्र गुणा करें तो v dv बराबर क्या हो गया दोस्तों, P अपॉन m इंटू dt, ठीक है। दोनों तरफ इसका अपन क्या कर दें, समाकलन कर दें, ये लो इसका इसका, ये t के सापेक्ष है तो यहाँ लिमिट लगा दी 0 से t, ठीक है। और v dv पहले विरामावस्था में देख लो, पहले विरामावस्था से प्रारंभ होकर अक्ष के अनुदिश नियत शक्ति P से, तो P नियत है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, 0 से पहले विरामावस्था में 0 से v, तो इसको किया तो देखो ये क्या होगा, v का v के सापेक्ष ही है तो x dx यानी v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दी 0 से v, p नियत है, m नियत होता ही है तो p अपॉन m और ये क्या होगा t और लिमिट 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 बराबर p अपॉन m और t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ गया अपने लिए, वेग और समय में पूछा है तो v स्क्वायर इम्प्लाइज द क्या हो गया भाई, v स्क्वायर बराबर 2 pt अपॉन m,
ठीक है भाई। तो v बराबर क्या हो गया दोस्तों, √2pt/m। वेग और समय में ग्राफ पूछा है तो v किसके समानुपाती हो गया, √t, यानी v किसके समानुपाती है, t⁻1/2 के समानुपाती है। अपन को ध्यान रखना है कि वेग और समय का जो रिलेशन है वो क्या है, वर्गमूल के क्या है, समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, अब ये संबंध तो हो गया। अब अपन को निकालना है दूरी और समय में संबंध। वेग आ गया तो वेग का फॉर्मूला आपके पास में आया v = 2pt/m। तो दूरी और समय में, तो देखो दूरी और समय में अपन निकाल लेते हैं। v बराबर अपने पास में क्या हो गया, यहां से देखिए v बराबर हो गया 2pt/m। ठीक है, तो 2p शक्ति, अगला बोल रहा है नियत है, तो इसको तो पूरा ये है t, इसको अपन ये जो है ये अभी तक तो रूट में है, तो जो चीज़ नियत है ये लो, ये तो हो गई नियत, और t की घात में कर देता हूँ 1/2। ठीक है, अब अपन को किसमें, दूरी और समय में संबंध। तो v बराबर क्या होता है भाई, विस्थापन में परिवर्तन की दर बराबर क्या हो गया, 2p/m। ठीक है, और t की घात कितना हो गया, 1/2, वजन गुणा कर दो, तो dx बराबर क्या हो गया, इंप्लाइज दैट dx बराबर 2pm। ठीक है, और t की घात 1/2, और क्या हो गया dt। वापस क्या कर दो, अपन को तो दूरी निकालनी है, x निकालनी है, दोनों तरफ क्या कर दो, वही समाकलन। इसको तो कहाँ से, तो ये लो 0, ये तो 0 से x, और t क्या है 0 से t। भाई 0 से जब चलेगा t तो कुछ न कुछ दूरी तो तय करेगा ही। ठीक है, तो अपन ने इसका भी क्या कर दिया, दोनों तरफ अपन इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट dx का तो x, या x लिमिट लगा दो 0 से x बराबर 2pm, ऐसा कैसा, और इसका करना है अपन को, तो t की घात 1/2 है, तो t की घात 3/2/3/2, तो 2/3 हो गया ना, यानी ये अपने पास में क्या हो गया, 2/3 t की घात 3/2। देखो इसका समाकलन करोगे तो t की घात 1/2 + 1 और 1/2 + 1, तो t की घात 3/2/3/2, तो 2/3, और लिमिट अपन ने लिख दी, तो ये लो 0 से t। ठीक है, इंप्लाइज दैट अपर लिमिट यानी x का x आएगा 2p/m आ जाएगा, और 2/3, और t की घात कितना आ जाएगा 3/2। तो x बराबर क्या आ गया, 2/3 2p/m, और t की घात कितनी वही 3/2, यानी x समानुपाती कितना होगा, t की घात 3/2। बहुत बार आया हुआ है, या कंफ्यूज करने के लिए आपको दोस्तों t की घात 1.5 भी दे सकता है कि बच्चे इसको सोच ही ना पाए। तो 1/5 का मतलब कितना हो गया, 1.5, डेढ़ हो गया ना, 2 एकम 2, 2 से 1/2 यानी 1.5। तो t किस पे है, t की घात 3/2 के क्या है दोस्तों, समानुपाती है। ठीक है, अब अपन को क्या है, वेग और दूरी में संबंध। किसमें संबंध है, वेग और दूरी में संबंध। तो वेग और दूरी की संबंध की अपन बात करें, वेग और दूरी में संबंध, तो क्या करें भाई, वेग और दूरी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो ये अपन कहते हैं कि ये तो समीकरण दे दें अपन 1, ठीक है, और ये समीकरण अपन देते हैं 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वेग और समय में आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। वेग और दूरी में संबंध अपन को चाहिए, वेग और दूरी में, तो v बराबर क्या है, देखो 2pt/m। ठीक है, और x बराबर क्या है भाई, x बराबर है 2/3 2p/m। ठीक है, और t की घात 3/2। यहाँ से देखिए इस v को यहाँ सेट कर लेते हैं, तो x बराबर 2/3 2pm। ये t की घात क्या है, t की घात 3/2 को मैं लिख सकता हूँ t की घात 1 इंटू t की घात 1/2, और 1/2 को इसके अंदर, यानी ये मैंने लिख लिया, और ये क्या बच गया, t की घात 1 बच गया भाई। ठीक है, इतना बच गया। ठीक है, और तो ये वही इतना हो गया।
तो अब इसको टी की घात 3/2 करना है। तो देखो टी की घात 3/2, तो टी की वैल्यू यहां से, तो ये v² बराबर 2p t/m। तो टी को तो अपन को गायब भी करना है, टी को तो अपन को रखना ही नहीं है। तो इसको अपन इसकी 3 घात कर दें। देखो वी टी, तो इसकी 3 घात अपन करेंगे तो 2p/m की घात भाई 1/2 तो है, तो 3/2, और t की घात कितनी हो जाएगी 3/2, और 3/2 की जगह अपन ये लिख देंगे। ठीक है, तो x समानुपाती क्या हो जाएगा, लगभग v³ हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, x समानुपाती क्या हो जाएगा v³। देखो यहाँ से t की पावर 3/2 है, 3/2, तो t की पावर 3/, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और t की घात 3/2 की जगह ये पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, तो x समानुपाती क्या हो जाएगा v³ हो जाएगा। यही अपन को पूछा है, क्या किया है। तीसरा पूछा वेग और दूरी में संबंध, बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तीनों ही बहुत अच्छे रिलेशन है, ये 3/2 और x की घात। मैं तो आपको ये कहूँगा कि इनको एक जगह लिख के आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 यह है, एक पंप किसी पाइप में निश्चित दर से पानी प्रवाहित करता है। उसी पाइप में n गुना दर से पानी प्रवाहित करने के लिए पानी का वेग, पानी पर बल एवं पंप की शक्ति कितनी करनी होगी। एवं पंप की शक्ति, बहुत अच्छा है, शक्ति कितनी करनी होगी। इससे कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कितनी करनी होगी। देखो n गुना की जगह आप 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। एक पंप की जगह कोई मशीन भी हो सकती है। ठीक है, किसी पाइप में निश्चित दर से पानी प्रवाहित करता है, उसी पाइप में n गुना दर से पानी प्रवाहित करने के लिए पानी का वेग तो क्या हो जाना चाहिए, पानी पर बल कितना हो जाना चाहिए, और पंप की शक्ति कितनी हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको अपन सोल्व करने के लिए अपन को एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यदि कोई पाइप है यहाँ पर, तो पाइप के अंदर इंटर करने वाला पानी का द्रव्यमान बराबर आउटगोइंग द्रव्यमान। ठीक है ना, तो ये अपन जानते हैं, या ऑलरेडी अपन सातत्य समीकरण पढ़ेंगे तरल वाले चैप्टर में, तो वहां से अपन ये लिख सकते हैं क्या, कि प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन, क्या है दोस्तों, द्रव का आयतन, और कितना हो जाएगा भाई, प्रति सेकंड। तो देखो 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या है, वेग है, और a क्या है, इस पाइप का क्षेत्रफल, तो dv/dt। ठीक है, आयतन है, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन dv/dt बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a और इंटू v। a तो है क्षेत्रफल और v क्या है, चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, a इंटू v है। सातत्य समीकरण से अपन जानते हैं, तो सातत्य समीकरण से अपन ने देखा, ठीक है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की मात्रा, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की मात्रा
क्या होती है, डी एम अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए वी इंटू रो। क्या हो जाएगा, ए वी इंटू रो। ये सातत्य समीकरण भी है, ए वी रो बराबर नियतांक, दोनों प्रश्नों के लिए A1 V1 रो 1 बराबर A2 V2 रो 2, ये अपन डिफाइन करेंगे। तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन ये है, और तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य की मात्रा कितनी होगी, ये होगी। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन अपन जानते हैं, एम अपॉन वी, यानी रो वी बराबर क्या हो गया भाई, एम हो गया। ठीक है, और वी अपने पास में वो है एम, समझ गए बात को। तो डी एम अपॉन डी टी बराबर क्या है, ए वी रो। बर्नौली की जो थ्योरम है, बर्नौली का जो सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो वहां से ये इक्वेशन अपने पास में आई है, डी एम अपॉन डी टी ए वी रो, क्या आ गई, ए वी रो। ठीक है, अब देखिए यहां डी एम अपॉन डी टी में डी एम अपॉन डी टी बराबर क्या है, ए वी रो। क्या क्या चीज है भाई, ये वी क्या है, प्रवाह का वेग, ठीक है भाई। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, नली का, पंप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। और रो क्या है, जो द्रव फ्लो हो रहा है, द्रव का घनत्व। ये तीनों चीज आ गई किसमें, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की मात्रा में आ गई। क्या आ गई, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की मात्रा अपने पास में आ गई। ये क्या है भाई, ये तो है वी, प्रति सेकंड आयतन है, वी और रो, तो रो वी है, अरे यहाँ वी आयतन है दोस्तों, तो डी वी अपॉन डी टी, तो डी एम अपॉन डी टी भाई, रो वी बराबर एम, रो डी वी अपॉन डी टी बराबर क्या है, डी, भाई कई बच्चों को ये हो रहा है कि वो इक्वेशन डी एम अपॉन डी टी, ठीक है भाई। तो रो और डी वी अपॉन डी टी क्या है, आयतन में परिवर्तन आपने कर रखा है, ए इंटू वी बराबर क्या हो गया, डी एम अपॉन डी टी, तो ये यहाँ से आ गई, ठीक है, ए वी रो आ गया। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक पंप किसी पाइप में निश्चित दर से पानी प्रवाहित करता है, उसी पाइप में एन गुना दर से पानी का अपन ने दर कितनी कर दी, एम गुना दर से, तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, एन गुना दर अपन कर दें, यानी डी एम अपॉन डी टी डेस बराबर, दर को कितनी गुना कर दिया अपन ने, एन गुना कर दिया, यानी एन डी एम अपॉन क्या कर दिया दोस्तों, डी टी कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा, कि पंप नली थोड़ी चेंज करेंगे अपन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले भी पानी आ रहा था, अब भी पानी रहा, इसका मतलब रो भी क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या चेंज होगा, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की वेलोसिटी चेंज होगी। क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो डी एम डेस अपॉन डी टी बराबर एन डी एम अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, क्या हो जाएगा भाई, ए अनुप्रस्थ, वी डेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, रो उतना का उतना रहेगा, और ये क्या है, एन, ये एन, और ए वी रो, ए वी रो क्या कट जाएगा, ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, यानी रो डेस नहीं सॉरी ये कट गया, तो वी डेस बराबर क्या हो गया, एन इंटू वी। यानी पहला अपना क्वेश्चन क्या है, पानी का वेग, तो पानी का वेग कितना हो गया भाई, एन गुना हो गया, पानी का वेग कितना हो गया, एन गुना। ये पहले क्या आंसर आ गया, पानी का वेग, पानी का वेग एन गुना। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, ठीक है। 2 गुना हो जाएगा तो पानी का वेग 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3 गुना, 4 गुना 4 गुना, 100 गुना है तो 100 गुना हो जाएगा, ठीक है। पानी का वेग कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अब अपन को क्या देखना है, पानी पर बल, वेग अपने पास में है, बल अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं भाई F बराबर V और डी एम अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में क्या हो रहा है, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की मात्रा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि जब किसका मान नियत हो, V का मान नियतांक हो, V का मान क्या हो दोस्तों, नियतांक हो, तो F बराबर क्या होता है, V डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें मान रख दो, मान रखा तो क्या हो गया, F बराबर V डी एम अपॉन डी टी, तो F डेस में परिवर्तन क्या हो जाएगा, F डेस बराबर तो कितना हो गया भाई, V डेस, V की जगह तो क्या जाएगा V डेस, और डी एम अपॉन डी टी की जगह डी एम डेस अपॉन डी टी, ये आ गया। तो V डेस की वैल्यू कितनी है भाई, एन वी,
ये लो एन वी, और डी एम डेस अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है भाई, एन डी एम डेस अपॉन डी टी, ये क्या है एन और क्या है डी एम अपॉन डी टी। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया अपने पास में एन स्क्वायर वी और डी एम अपॉन डी टी, यानी ये आ गया एफ डेस। क्या आ गया एफ डेस बराबर अपने पास में आ गया दोस्तों एन स्क्वायर वी डी एम अपॉन डी टी, यानी एफ डेस बराबर एन स्क्वायर एफ, यानी फोर्स कितना गुना हो जाएगा पानी पर बल। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, पानी पर बल एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसको डायरेक्ट यदि आप याद रखोगे तो बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ठीक है, और तीसरी बात कितनी है, पानी पर बल हो गया और पंप की शक्ति। ठीक है भाई, अब शक्ति आप जानती हो P बराबर P, तो P बराबर क्या हो जाएगा भाई, P बराबर आपने लिखा है भाई P बराबर F डॉट V से परिवर्तित द्रव्यमान के लिए P बराबर V स्क्वायर और डी एम अपॉन डी टी, P बराबर लिखा आपने। ठीक है भाई, P बराबर फॉर्मूला भी लिखा आपने परिवर्तित द्रव्यमान के लिए, तो P बराबर क्या हो गया V स्क्वायर डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो P डेस देन P डेस अपॉन P, तो P डेस की वैल्यू रख दें अपन, तो P डेस बराबर क्या हो जाएगा V डेस का स्क्वायर है डी एम अपॉन डी टी डेस बटे V स्क्वायर और डी एम अपॉन डी टी। मान किसका रखेंगे, ऊपर वाला का रख दे भाई, नीचे वाला का तो ऐसा ऐसा पटा रहना। इंप्लाइज दैट P डेस अपॉन P बराबर क्या है V डेस बराबर तो क्या है एन वी, तो स्क्वायर है तो एन स्क्वायर वी स्क्वायर, एन स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, फिर डी एम डेस अपॉन डी टी ये रहा, तो इंटू एन डी एम अपॉन डी टी बटे वी स्क्वायर और डी एम अपॉन डी टी। जो चीज़ कट गई वो काट दिया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गई, तो पी डेस बराबर क्या हो गया एन क्यूब इंटू पी। पी डेस बराबर क्या हो जाएगा एन क्यूब इंटू पी, अर्थात एन गुना प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा 3 गुना, क्या हो जाएगा एन गुना हो जाएगी, शक्ति कितनी हो जाएगी एन गुना हो जाए, एन क्यूब गुना हो जाएगी, गुना हो जाएगी, यानी पी डेस समानुपाती क्या हो जाएगा एन की पावर 3। ठीक है, तो इसको एक जगह लिख लो आप इन तीनों बातों को। क्वेश्चन आप लोगों को याद ही रहेगा, क्या क्वेश्चन है कि एक पंप किसी पाइप में निश्चित दर से पानी प्रवाहित कर रहा है। पानी की जगह दोस्तों तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पंप गाड़ियों में भी लगते हैं, पंप अपनी कुएं की जो मोटर है उनमें भी लगते हैं, पंप सभी में लगते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है उसी पाइप में एन गुना दर से। अब एन गुना की जगह 2 गुना भी हो सकती है, 3 गुना भी हो सकती है, 4 गुना, यानी कई लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वेग कितना गुना हो जाएगा भाई, वी डेस बराबर कितना हो जाएगा एन वी। ठीक है, फिर एफ डेस एन स्क्वायर एफ, एन स्क्वायर गुना, और पी डेस बराबर क्या हो जाएगा एन की पावर 3 पी। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, अपना क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट यदि आप याद रखोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तेल भी प्रवाहित हो सकता है, गाड़ी कुछ भी, वाहन कुछ भी कर सकता है, अपन को याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, एक नाव को, ये भी बहुत अच्छा है, एक नाव को नियत वेग से खींचने के लिए एक नाव को नियत वेग से खींचने के लिए आवश्यक बल नाव की चाल के समानुपाती है, नाव की चाल के समानुपाती है यदि 4.0 किलोमीटर प्रति घंटा चाल पर 7.5 किलोवाट
आवश्यक हो, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा h चाल पर कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी, कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नाव को नियत वेग से खींचने के लिए आवश्यक बल नाव की चाल के समानुपाती है। ठीक है, यानी अपन मान लेते हैं सॉल्यूशन क्या है कि F किसके समानुपाती है भाई, चाल के समानुपाती है। ठीक है, F समानुपाती V, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, कुछ भी अपन करें इसको K नाम दे देंगे, F बराबर KV या F बराबर लो KV, ये समीकरण नंबर 1। ये हो गया कि बल, आवश्यक बल नाव की चाल के समानुपाती। ठीक है भाई, हो गया। अब K समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है, इसका कोई इस क्वेश्चन में कोई औचित्य नहीं है। ठीक है भाई, F बराबर KV। P बराबर क्या होता है, P बराबर F इंटू वी। ठीक है, F इंटू वी, यानी F की वैल्यू कर देंगे तो K इंटू वी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 क्या हो गया दोस्तों, K इंटू वी स्क्वायर होगा। अब क्या है, एक नाव को नियत वेग से खींचने के लिए आवश्यक बल नाव की चाल के समानुपाती है। यदि 4.0 किलोमीटर प्रति घंटा चाल पर 7.5 किलोवाट आवश्यक हो तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल पर कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। अपने पास में 3 वैल्यू हैं और 2 अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि P1 शक्ति के लिए चाल है V1, पहले वाली के लिए तो V1, और P2 के लिए कितनी है, P2 शक्ति के लिए चाल कितनी है V2। अपन को V1 दे रखा है, P1 दे रखा है, V2 दे रखा है, P2 निकालनी है। तो यहां से देखो P1 समानुपाती क्या है, V1 स्क्वायर। ठीक है, तो P1 अपॉन P2 बहुत सरल हो गया, P1 अपॉन P2 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। ठीक है, K से K कट जाएगा। अपन को चाहिए क्या, P2 अपन को चाहिए, तो P2 बराबर क्या हो गया, उल्टा कर देंगे और वजर गुणा कर देंगे, तो V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा P1। ठीक है, मान रख दो, तो P2 बराबर V2 कितना है भाई, 12/4, तो 12/4 किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, का स्क्वायर। ठीक है, और P1 कितना है, 7.5 3। ठीक है, कितना हो गया 9, 3 3 9 गुणा 9 5 45 को 5 असल भाई 4, 9 7 63 4 67, 67.5 किलोवाट में है, किलोवाट, तो क्या हो जाएगा किलोवाट आंसर। बहुत सिंपल था, बस क्वेश्चन को पढ़ने की देर है, थोड़ा सा यहाँ करने की देर है। जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे और आपको करने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 3 क्वेश्चन बहुत जोरदार थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक इंजन रो घनत्व वाले पानी को होज पाइप जो ये अपन कर रहे हैं, सर्विस वगैरह करवाते हैं तो पानी को फुहारों के रूप में वाले वो पाइप, होज पाइप के द्वारा फेंकता है। होज पाइप से पानी v वेग से
बाहर निकलता है, से निकलता है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, पानी को प्रदान की गई गतिज ऊर्जा की दर। पानी को प्रदान की गई गतिज ऊर्जा की दर। सेकंड, इंजन की शक्ति, इंजन की शक्ति, इंजन की शक्ति। ठीक है भाई। अब देखो, पानी को प्रदान की गई गतिज ऊर्जा की दर। गतिज ऊर्जा की दर का मतलब है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है भाई। अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा, आप जानते हो सारे लोग कि गतिज ऊर्जा होती क्या है भाई, या ई के। ई के, ई का मतलब एनर्जी, के का मतलब गतिज ऊर्जा। ई के बराबर क्या होगी दोस्तों, 1/2 mv²। यदि v वेग से कोई पार्टिकल, m द्रव्यमान का पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 k mv²। इसकी दर तो dE/dt, दर ही पूछिए, d और dt, और क्या होगी 1/2 mv²। ठीक है भाई। अब अपन को क्या करना है, एक इंजन रो घनत्व वाले पानी को होज पाइप के द्वारा फेंकता है। भाई पानी को फेंक रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। ठीक है। होज पाइप से पानी v वेग से बाहर निकलता है, तो ज्ञात कीजिए। पानी किस वेग से बाहर निकलता है, v वेग से बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ से इसको किया तो 1/2 v² अपना है, और क्या हो गया dm/dt। ठीक है। और dm/dt, dm/dt अभी मैंने करवाया है क्वेश्चन। dm/dt बराबर क्या है, ए रो। यहाँ वेग था, v वेग से बाहर निकलता है, तो यहाँ v तो क्या है, वेग है। तो यहाँ अपन दूरी मान लेते हैं कि भाई x दूरी पर जाके प्रति एक सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, x दूरी चल रहा है। तो dm/dt क्या हो गया, ए रो x। रो क्या है, उसका घनत्व है। तो ये क्या हो गया अपने पास में, 1/2 v² dE/dt इक्वल्स टू क्या हो गई, 1/2 v², और dm/dt को अपन ने लिख दिया ए रो x। x क्या है, दूरी है। ठीक है। यदि अपन इसको, तो 1/2 रो घनत्व v² dm/dt, ए रो x। ठीक है, रो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन क्या हो जाएगा, dt। और dx/dt क्या हो जाएगा, वापस वेग। तो 1/2 रो ए, और क्या आ जाएगा v³। तो dE/dt अपने पास में ये आ गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बस यही कंसेप्ट है कि यहाँ दूरी है वो प्रति सेकंड में अगले ने नहीं दे रखी, अपन को मानना पड़ेगा कि पाइप में 1 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा है, x दूरी जा रहा है, v वेग से बाहर निकल रहा है ना। ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट क्या पूछा है, इंजन की शक्ति। तो आपके पास में ये आ गया, तो शक्ति बराबर शक्ति। शक्ति में वो फॉर्मूले आपको ज़्यादा याद रखने हैं जो आपने काम में नहीं लिए, F/v। ठीक है, F/v वाला है, और अपन को ये पता ही है क्या, F बराबर क्या होता है, v dm/dt, और दैट इज v बराबर क्या हो गया, v² dm/dt, और dm/dt ये रहा, क्या है भाई, dm/dt। तो dm/dt क्या है, a v², और dm/dt क्या है, a v रो, राइट, a v रो dm/dt। तो v² इंटू a v और रो, dm/dt यहाँ पूरा लिख रहे हैं अपन, dm/dt क्या है दोस्तों, dm/dt की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रो a v³, क्या हो जाएगा, रो a v³। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। v² dm/dt, और dm/dt ये है dm/dt, m की मान है, m है ये dm/dt नहीं है दोस्तों, m है ये क्या है, m। और dm/dt अपन करेंगे तो a रो dx/dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a रो v, ये चीज़ है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, 5वां क्वेश्चन क्या है? एक पंप सेट एक 100 मीटर गहरे कुएं से, एक पंप सेट एक 100 मीटर गहरे कुएं से 100 मीटर गहरे कुएं से 7200 केजी 7200 केजी पानी प्रति घंटे इंपॉर्टेंट, प्रति घंटे बाहर निकाल सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए, पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए, पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। माना कि इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता 50% है और जी आपको दे दिया, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। एक पंप सेट एक 100 मीटर गहरे कुएं से 7200 केजी पानी प्रति घंटे बाहर निकाल सकता है। ठीक है, शक्ति अपन को कैलकुलेट, तो P बराबर W/T। ठीक है दोस्तों, भाई 7200 पानी निकाल सकता है 100 मीटर, तो S बराबर तो कितना है 100 मीटर। तो नीचे से यदि अपन एनर्जी या ऊपर से रेफरेंस पॉइंट नीचे अपन देखें तो W बराबर क्या हो जाएगा mgh। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया mgh/T। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करो तो 7200 केजी गुणा 10 गुणा h, हाइट कितनी है भाई 100 मीटर, और टाइम क्या है प्रति घंटा। तो प्रति घंटा को यदि सेकंड में अपन मेजर करेंगे, क्योंकि अपन को तो वाट में चाहिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर में कितनी सेकंड होगी 36। तो ये हो गया 3600, 2 0 से 2 0 कट गए, 36 दूनी 72, तो कितना हो गया 1000, कितना हो गया 2000, कितना हो गया दोस्तों 2000 वाट या जूल इंटू सेकेंड, कितना हो गया 2000 वाट हो गए अपने पास में। अब अगला बोल रहा है कि इंजन की दक्षता कितनी है 50% है, पंप की शक्ति अपन को ज्ञात करनी है और P बराबर अपने पास में आ गई, ये आ गई। तो दक्षता नीटा बराबर मैंने अभी बताया था निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है भाई, अब निवेशी शक्ति ये तो क्या है, उसकी वो शक्ति है जिससे पानी बाहर आ रहा है। निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति बटे दक्षता, यानी दक्षता है ये क्या है दोस्तों, दक्षता नीटा। तो निर्गत शक्ति कितनी है भाई 2000, ठीक है ना, कितनी होगी 2000। ठीक है, ये लो 2000 बटे 50%, और 50% को मैं क्या लिखूँ 50 बटे 100, तो गुणा 100 और बटे कितनी होगी 50, 2 तो कितनी होगी 4000 वाट, कितनी होगी 4000 वाट, यानी ये क्या है 2 किलोवाट और ये कितनी है 4 किलोवाट, यानी निवेशी शक्ति कितनी थी इसकी 4 किलोवाट। तो बाकी कितनी कहाँ गई 50% शक्ति तो कोई न कोई और कार्य में चली गई। ठीक है ना, तो ये कितनी है 2 किलोवाट और ये कितनी है 4 किलोवाट। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो अच्छा है, नत्तल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मिटा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में शायद। शक्ति के आगे दक्षता का क्वेश्चन आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10,000 केजी का एक ट्रक
कितनी केजी का? 10,000 केजी का एक ट्रक। क्वेश्चन नंबर 6, 10,000 केजी का एक ट्रक, ठीक है, नत्तल पर एक ट्रक, और इसके आगे लिखा है दोस्तों 50 में 1, 50 में 1, इसका मतलब भी अपन देखेंगे। 50 में 1 नत्तल पर ऊपर की ओर, नत्तल पर ऊपर की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिशील है, ठीक है भाई। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए, इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये नत्तल है, ये नत्तल बना दिया, ये लो, ठीक है, और यहाँ इस पे कोई ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है भाई। इंजन की शक्ति अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। द्रव्यमान इसका क्या है? m है, तो नीचे की तरफ mg, ये कौन अपन मान लेते हैं? थीटा, ठीक है, ठीक है। ये कौन थीटा है, तो ये वाला कौन थीटा, बहुत बार किए हैं मैंने, ये थीटा, तो ये क्या हो गया? mg कोस थीटा। ऊपर की तरफ किसको बैलेंस कर रहा है? n, प्रतिक्रिया बल को। अब ये इसका ये वाला घटक क्या हो गया? तो mg साइन थीटा। नीचे की तरफ आ रहा है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, F, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं बल जिसके विरुद्ध, भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो बल जिसके विरुद्ध कार्य किया जाता है, और वो क्या है? घर्षण बल है, और वो किसके बराबर है? F बराबर mg साइन थीटा, F बराबर mg साइन थीटा। अब m आपको दे रखा है 10,000 केजी, g दे रखा है, g नहीं भी दे रखा तो g बराबर अपन को g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानना है, जिससे मतलब अंदर लगभग अपन को अंदाज हो जाएगा। m आ गया, g अपने पास में आ गया, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू अपन को, अब देखो ये साइन थीटा कहाँ से? 50 में से 1 का मतलब है दोस्तों साइन थीटा बराबर है 1/50, इसका ये मतलब है। बार कई जगह क्वेश्चन में लिखा आएगा 6 में से 1, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या है? 1/6, पूरा मान है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ब्रैकेट में कहीं भी आप या क्वेश्चन में लिखा आ जाए आपको 6 में से 1, इसका मतलब क्या है? साइन थीटा बराबर 1/6, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन और। F बराबर mg क्या है दोस्तों? साइन थीटा। देखो m क्या है? 10,000 गुणा 10 और गुणा 1/50, ठीक है भाई। 0 से 0 कट गया, और ये 20 पंजे 100, तो 2000 कितना आ गया? 2000 न्यूटन आ गया क्या? बल, F आ गया आपके पास। आपको कैलकुलेट क्या करनी है? शक्ति, P कैलकुलेट करना है, बल आ गया। V आपको दे रखा है, तो V बराबर क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अपन मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो कितना? 5/18 से अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो V बराबर 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में हो गए, तो P बराबर क्या हो गया? F इंटू V, ठीक है भाई। 2000 गुणा 10 बराबर कितना हो गया भाई? 20,000, ठीक है, वाट, यानी 20 किलो वाट। क्या हो गया आंसर? 20 किलो वाट हो गया। समझ में आ गई बात? ये इस हिसाब से ये क्वेश्चन 6। अब दोस्तों मैंने 50 में से 1 वाली कंसेप्ट बताई है, तो इस पे एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन आ गया समझ में? मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक ट्रक का ही है, क्वेश्चन नंबर 7।
एक ट्रक समतल सतह पर 1200 किग्रा द्रव्यमान को नियत चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से खींचता है। जुड़ाव चेन जो बीच में लगती है ना, नीचे रोड, कपलिंग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कपलिंग का तनाव कितना है? 1000 न्यूटन है। द्रव्यमान पर खर्च शक्ति ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान पर खर्च शक्ति ज्ञात करो। ठीक है, और अपन को दिया हुआ है, यदि ट्रक 6 में से एक झुकाव वाले नततल पर गतिशील हो तो तनाव भी ज्ञात करो। ठीक है भाई, ट्रक को करना है तो नततल ये रहा, ये लो, ये ट्रक पर द्रव्यमान mg नीचे की तरफ, ये कोण थीटा, जो 6 में से एक का मतलब क्या है, साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 1/6। ठीक है, वही काम mg हो गया, ये mg cos थीटा, प्रतिक्रिया बल n ऊपर की तरफ, ये mg साइन थीटा, और ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ F। ठीक है भाई, तो ट्रक के द्वारा लगाया गया बल देखो, एक ट्रक समतल पर 1200 केजी द्रव्यमान को नियत चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से खींचता है। जुड़ाव चयन का तनाव है वो 1000 न्यूटन है। कहने का मतलब 1000 न्यूटन, ये बल ही तो है। अपन को क्या दे दिया दोस्तों, बल F बराबर अपन को दे दिया 1000 न्यूटन, यानी ट्रक के द्वारा लगाया गया बल। ये क्या है, ट्रक के द्वारा लगाया गया बल, तभी तो कपलिंग बल ही तो लगाएगी। 1000 न्यूटन अपन को दे दी। तो द्रव्यमान को खींचने के लिए आवश्यक शक्ति P बराबर क्या हो गया, F इंटू फी। F कितना, 1000, और गुणा V कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 10, तो 10 की घात 4 वाट। शक्ति कितनी होगी, 10 की घात 4 वाट होगी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि mg साइन थीटा तो इधर लग रहा है और f इधर लग रहा है। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर अपन को दे दिया, साइन थीटा बराबर 1/6। ठीक है, ट्रक को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। ट्रक को किधर ले जाया जा रहा है, ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है, ट्रक को ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऊपर की ओर ले जाने के लिए आवश्यक बल ट्रक को कितना लगना पड़ेगा भाई, ट्रक को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स F लगाया, तो इस पे घर्षण पीछे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, ट्रक को ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F प्लस mg साइन थीटा। तो F बराबर F छोट के F तो कितना है, 1000 दे रखा आपको, ये लो, प्लस m कितना दे रखा है भाई, 1200, गुणा कितना दे रखा है g 10, और गुणा साइन थीटा कितना दे रखा है 1/6। 6 दूनी 12, 200, 2000, और 1000 कितना हो गया, 3000 न्यूटन। कितना आ गया, यदि 9.8 करोगे इसको g को, तो 9.8 के हिसाब से ये हो जाएगा। तो 9.8 के हिसाब से अपन करेंगे इसको, तो 9.8, और 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 है,
6 दूनी 12, तो ये 1000 और प्लस 980 गुणा 2, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1960। 1960 का मतलब 2960 और न्यूटन। कितना आ गया दोस्तों 2960 न्यूटन। ये क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है शायद एग्जाम में, 2960 ऑप्शन मेरे याद है। तो इस हिसाब से अपन को दोस्तों ये क्वेश्चन करने हैं। तो अपनी कार्य पूरा हो गया, अपनी एनर्जी पूरा होगी, अपनी शक्ति पूरा हो गया, शक्ति के न्यूमेरिकल पूरे हो गए। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे कोलिजन, 2 प्रकार की, एक तो इलास्टिक और दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन। और फिर इस चैप्टर के अपन करेंगे न्यूमेरिकल। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट फिर से है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जो बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, उनके साथ में शेयर कर दीजिए। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए। जो बच्चे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकलने वाली हैं, लैब असिस्टेंट का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो भी पूरा हो गया, क्योंकि वहाँ 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस है। जो बच्चे सेकंड ग्रेड की साइंस से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फिजिक्स पढ़ने का सुनहरा अवसर है। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं। जो बच्चे नेट की फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी आराम से पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबके साथ में चैनल को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतने, बहुत बहुत थैंक्स।